सभी मित्रों, अभिभावकों, छात्र छात्राओं, विद्वान साथियों के साथ मेरे प्यारे शिष्यों, आप सब सुखी होंगे। आप सबको नमस्कार। एक बात का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अब हमें अपने पाठ्यक्रम को व्यवस्थित और संजीदा होकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यह परीक्षाएं आने वाली हैं आपकी। तो आज हम आपको कक्षा 9 क्षितिज, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसके गद्य खंड का जो आपको हमने पाठ पढ़ाया था, सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन का, उसके प्रश्न उत्तर आपको कराते हैं। चलिए पहले चलते हैं हमेशा की तरह कक्षा शिक्षण की ओर, थोड़ा कक्षा शिक्षण का आनंद लेते हैं। पुनः इसके प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न को समझने के बाद अंतर्जाल की सहायता से इसके उत्तरों को हम तैयार करेंगे। चलिए। नमस्कार। आज हम आपको अपने इस शिक्षण कार्यक्रम में जो हमारी प्रक्रिया चल रही है, इसमें सालिम अली के जीवन पर हमने चर्चा की है। इससे पहले पाठ सार लिया है। भव्य तरीके से मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छा बताया जाए, अच्छा प्रयास किया जाए। फिर भी कहीं पर लेखनी में कोई त्रुटि हो, कहीं मात्राओं की त्रुटियां हो जाती हैं, कितनी बार शब्दों की त्रुटियां हो जाती हैं, बोलने में एक धारा प्रवाह में बोल रहे होते हैं, उसमें ऐसा शब्द आ जाता है कि जो ध्यान को भटका देता है, तो वो भी कमियां हो जाती हैं कभी कभी। इसके लिए मैं सभी सुहृद जनों से क्षमा मांगते हुए पुनः आज सांवले सपनों की याद, जो जाबिर हुसैन ने एक डायरी विधा को संस्मरणात्मक रूप में लिखा है, जिसमें सालिम अली के जीवन को स्मरण करते हुए डायरी विधा की उत्कृष्ट शैली में जाबिर हुसैन जी ने प्रस्तुत किया है। इसको हमने बढ़िया ढंग से आपको समझाया है। जो नए छात्र जुड़े होंगे उनसे निवेदन है कि आप इससे पहले के खंडों को आप देखिए, तब आपको इसका प्रश्न जल्दी समझ में आ जाएगा। जो छात्र, जो अभिभावक, जो हमारे मित्र विद्वान साथी जुड़े हुए हैं नए, वो लोग जो हैं इससे पहले खंडों को इसका देखेंगे तो उनके लिए प्रश्न उत्तर को समझना सरल और सहज हो जाएगा। तो हम इसके प्रश्न उत्तरों की ओर चलते हैं। जिन्होंने अध्ययन किया है उनके लिए सरल रहेगा। जो नए जुड़े हैं उनको थोड़ा समस्या आएगी, इसलिए वो पहले के इनकी वीडियोज को देखेंगे तो उनके लिए सरलता और सहजता हो जाएगी, और सुलभ है मेरे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। तो देखिए, आज हम चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन। प्रश्न अभ्यास। इसमें प्रश्न अभ्यास के आपके औरों की तरह 3 खंड नहीं है, इसमें 2 खंड हैं। एक है प्रश्न अभ्यास, दूसरा है रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न अभ्यास की यदि हम बात करें तो वही प्रश्न हैं जिनको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक्स बना करके, छोटे छोटे अवतरण बना करके समझाया है। वही यहाँ पर उनको अगर आप समझ चुके तो वही इनके उत्तर होंगे। जैसे, किस घटना ने सालिम अली के, ये वाला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी, ये वाला है, और उन्हें एक पक्षी प्रेमी बना दिया, ये इसका प्रश्न है। नंबर 2 है, इसका आप उत्तर समझ गए होंगे, मैं समझ रहा हूं कि बचपन में एयरगन से लगने के। इसके हम उत्तरों को आपको भी क्रमशः बताएंगे, अंतर्जाल की सहायता से, अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की सहायता से, स्वयं अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो उसकी सहायता से आपके लिए हम इसको प्रयास करते हैं। अब चलते हैं उत्तर संख्या 2 में। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री, आपको फिर स्मरण आएगा मेरा पहले वाले वीडियो में कि सालिम अली ने जो है पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण की जो है वो रखी थी, संभावित खतरे की बात, तो उसका चित्र खींचा होगा। उन्होंने किस प्रकार से प्रधानमंत्री के सामने वो चित्र खींचा होगा, उसको आपने बताना है कि उनकी आंखें नम हो गई। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का उत्तर देना है कि सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री अर्थात चौधरी चरण सिंह जी के सामने किस प्रकार से वो खाका रखा होगा पक्षियों के पर्यावरण से संबंधित, जिससे उनकी आंखें नम हो गई। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। ये भी आपने अगर वहां देख रखा है तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका जरा सा ये बिंदु में लॉरेंस ऐसे है, इसको देखिए, लॉरेंस, लव, लॉ, डॉक्टर, ऐसे, ऑफ, ऐसे जो लिखते हैं हम अंग्रेजी और हिंदी में
शब्दों को पढ़ना, समझना और उसका उच्चारण करना आना चाहिए। ऑफ, ऑफ होता ऑफ, ये लॉफ, ऐसे लॉरेंस। तो लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्या क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली वो गोरैया जो है लॉरेंस के बारे में अधिक जानती है। तो आपने अपनी अभिव्यक्ति देनी है, इसका उत्तर भी उसमें स्पष्ट है। फिर है नंबर 4 में आपने आशय स्पष्ट करना है, जैसे आपको इससे पहले वाले पाठ में करना था। यहां भी आपको आशय माने अर्थ आपको समझाना है कि ऐसा क्यों कहा गया है। जैसे वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। कौन बन गए? सालिम अली। तो अब ऐसा क्यों कहा होगा, इसका आशय स्पष्ट करना है कि लॉरेंस की तरह वो जो है अपना जीवन उन्होंने ऐसा कैसे बना दिया होगा सालिम अली ने, या कि किस प्रकार से बन पाया, यह आपको उनके जिंदगी का प्रतिरूप बन गए करके बताना है। नंबर ख है कोई अपने जिस्म की हरारत देकर भी अगर उसको लौटाना चाहे, उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। ये प्रश्न आपका जो आशय स्पष्ट करना है इसका, कि कोई अगर जिस्म की हरारत भी यदि देना चाहे, अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन दे करके भी अगर कोई उसको लौटाना चाहे था, सालिम अली को लौटाना चाहे, तो आज लौटा नहीं सकता था। सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अर्थात जिंदा हो जाएगा व्यक्ति तो कुछ समझ सकता है, कुछ उन पक्षियों के बारे में जानकारी आ सकती है। तो ये आपने आशय स्पष्ट करना है कि गीत दोबारा कैसे गा सकेगा का अर्थ क्या कहना चाह रहा है। फिर यहाँ पर मैं अभी नहीं बताऊंगा इसको, तक आप समझ रहे हैं, अच्छी बात है कि अर्थात हमें पक्षियों के बारे में चिंता कौन कैसे करेगा। बहुत बढ़िया। फिर अब इस पाठ के आधार पर इसमें गौ और है, देखिए सालिम अली, गौ को यहाँ पे लिखा है। सालिम अली प्रकृति की जो है ये वाला, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनने जो है बनकर उभरे हैं। जो है सालिम अली प्रकृति की जो ये दुनिया है, इस दुनिया में केवल एक टापू बन के नहीं रहे, बल्कि अथाह सागर बन के रहे। इसका भी उत्तर वहां है, लेकिन हम इसको फिर करेंगे अभी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 में है, इस पाठ के आधार पर आपको जो है लेखक की भाषा शैली बतानी है। अर्थात जाबिर हुसैन की जो भाषा शैली है, भाषा पर मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, उर्दू अंग्रेजी मिश्रित भाषा है, तत्सम शब्द भी हैं, खड़ी बोली का रूप भी है। तो उसका जो है प्रभाव अपने भाषा शैली में क्या प्रभाव है, उनकी किस प्रकार की भाषा शैली है, ये बताना है। इसको हम इसमें जो है आपने ये इस पाठ के आधार पर, अर्थात जो आपका पाठ है इसके आधार पर आपने लेखक के लेखन शैली की 4 विशेषताएं बतानी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है, सालिम अली का जो व्यक्तित्व बताया है इसमें, पक्षी वैज्ञानिक वर्ल्ड वाउचर जो सालिम अली हैं, उनका जो व्यक्तित्व बताया है उसको जो है अपने शब्दों में आपने लिखना है। अर्थात आपने सालिम अली के चित्र को अपने द्वारा लिखना है, अर्थात उनके व्यक्तित्व को अपने द्वारा लिखना है। इसको समझ लीजिए आप। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 में आपने सांवले सपनों की याद जो शीर्षक है, इस शीर्षक की सार्थकता पर आपने एक टिप्पणी करनी है, अर्थात एक लेख लिखना है। आप इसको क्या समझते हैं, इसकी सार्थकता बतानी है आपने। पाठ की मतलब पाठ का नाम ऐसा क्यों रखा होगा, इसकी सार्थकता कहाँ तक उचित है, ये आपने बताना है। इसकी सार्थकता आपने बतानी है। फिर चलते हैं रचना और अभिव्यक्ति की ओर। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली पर्यावरण के प्रति चिंता के भाव को व्यक्त कर रहे हैं, चिंता को व्यक्त कर रहे हैं, और पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं। जिस प्रकार सालिम अली इस पाठ में जो आपको दिया गया है, सालिम अली सपनों की याद में सालिम अली जिस प्रकार के पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं, प्रकृति की चिंता कर रहे हैं, आप किस प्रकार कर सकते हैं, आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, इस पर आपने एक आलेख लिखना है। और पाठ्येतर सक्रियता में आपको हमेशा कहता हूँ, पाठ्येतर सक्रियता आपका बड़ों की संगत में, अध्यापकों की संगत में, अपने मित्रों के समूह में बना करके तैयार करने में हम उस पाठ को समझ पाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ थोड़ा याद रहता है,
लेकिन जब मैं स्वयं करता हूँ तो मैं याद रखता हूँ। तो करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें, लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखना। तो यहाँ पर इसलिए परियोजना कार्य या पाठ्येतर सक्रियताएं कहीं परियोजना कार्य के रूप में, कहीं पाठ्येतर सक्रियता के रूप में दिया होता है, इसको हम करेंगे। अब इसके प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके पाठ में जो है पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न संख्या 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। उत्तर है, एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। आप सही समझ रहे थे, यही इसका उत्तर हो सकता है। वे गौरैया को देख कर अर्थात उसकी देखभाल करते हुए वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए, क्योंकि उससे उनका हृदय द्रवित हो गया। जब वो गौरैया उनके द्वारा घायल होकर गिर पड़ी तो वो गौरैया पर ही उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। इसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई, वे पक्षी प्रेमी बन गए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? अर्थात यहाँ पर थी आएगा बच्चों, थी नहीं, नम हो गई थी, आंखें हैं, एक आंख नहीं है। तो प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई, आंखें, ऐसा क्या उन्होंने समझाया होगा, क्या चित्र खींचा होगा? इसका उत्तर देखते हैं। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। अर्थात वहाँ की जो पर्यावरणिक व्यवस्था है, वहाँ पर जो रेगिस्तान के जो गर्म झोंके आते हैं, उसमें रेत आती है जो बहकर, जो पक्षियों के आँखों को तंग करती है, पक्षियों के जीवन निर्वाह को परेशानी करती है। तो उस साइलेंट वैली, शांत घाटी को उन्होंने बचाने के लिए जो खाका प्रस्तुत किया, उसको सुन करके प्रधानमंत्री की भी आंखें नम हो गईं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? उत्तर है इसका, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था, क्योंकि लॉरेंस जो थे वो पक्षी प्रेमी थे। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्धृत करने के लिए उन्होंने यह वाक्य, क्या था, फ्लोरिडा ने ये वाक्य कहा, फ्रीडा ने लॉरेंस के लिए ये बात कहे गौरैया के संबंध में। लॉरेंस का पूरा नाम है D.H. लॉरेंस, जो एक कवि, लेखक, उपन्यासकार थे और प्रकृति प्रेमी थे। अब प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थात आपको इसका अर्थ बताना। आशय बताएं कि क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है या ये शब्द क्यों कहे गए हैं। क है, वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, सालिम अली के लिए कहा गया है। ख है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? ये भी सालिम अली की मृत्यु पर कहा गया शब्द है। ग है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ये भी सालिम अली के जीवनचर्या के बारे में कहा है कि वे केवल एक टापू मात्र था, एक जगह स्थित रहने वाला न बनकर के अथाह सागर बने, जो अपने हृदय में सारे प्रेम को समेट लेता है, सब कुछ सहन कर लेता है, सब कुछ समेट लेता है। और पक्षियों के बारे में उन्होंने अथाह जानकारी प्राप्त की। तो ये अर्थ आपको बताना है, इसका आशय स्पष्ट करना है आपको। चलिए अर्थ की ओर चलते हैं। क है, लॉरेंस
बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन यापन किया था, या सीधा और सरल जीवन वे जीते थे। ख है, मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना गाना चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, अर्थात कोई अपनी जिस्म की हरारत दे, दिल की धड़कन दे, तब भी उन्हें नहीं लाया जा सकता, अर्थात ऐसा पक्षी प्रेमी नहीं बना सकता। अब है इसका गौ। टापू समुद्र से उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि खाली एक टापू जैसा नहीं, एक स्थिर रहने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान पिपासु, उनके लिए असंतुष्ट रहने वाला कि नहीं ये भी होना चाहिए, पक्षियों के लिए वो भी होना चाहिए, उनकी प्रकृति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। इस प्रकार से वो एक अथाह सागर बन गए। अब प्रश्न संख्या 5। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बतानी है आपने। जो आपका पाठ है सांवले सपनों की याद, तो सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी, भाषा शैली इसको पढ़ना सीखिए आप। भाषा मूर्धन्य स है, भाषा शैली संबंधी विशेषताएं इस प्रकार हैं। मिश्रित शब्दावली का प्रयोग। पाठ में मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और तत्समर्था संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उदाहरण देते हैं। उदाहरणतया जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद, इस प्रकार से संस्कृत शब्दों का प्रयोग अर्थात तत्सम शब्दों का प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ। जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीतमय, प्रतिरूप। इस प्रकार से इन्होंने मिश्रित शब्दावली का या बहुभाषी शब्दावली का प्रयोग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार है। अब आगे देखते हैं। जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमुनी है। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहनें लगती हैं। जैसे अंतहीन, सफ़र, प्रकृति की नज़र, दुनिया संगीतमय, जिंदगी का प्रतिरूप, जिंदगी को प्रतिरूप या जिंदगी का प्रतिरूप। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का है तो दूसरा शब्द उर्दू का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी भाषाई कौशल से उर्दू और संस्कृत को या उर्दू और हिंदी को एक गंगा जमुनी तरजीह प्रदान की है। अब प्रश्न का अगला पड़ाव है जटिल वाक्यों का प्रयोग। दूसरा, इसकी 4 भाषा शैली बतानी थी आपने, तो जटिल वाक्य हैं, कठिन वाक्य जिनको हर व्यक्ति एकदम से नहीं समझ सकता है। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम और जटिल है। बंकिम मतलब थोड़ा टेढ़ी, अर्थात जिसको एकदम हर आदमी नहीं, और जटिल मीन्स उलझी हुई, जिसको हर कोई नहीं समझ पाता है, नहीं सोच पाता है। ऐसा सोचना भी बहुत संभव नहीं है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। उदाहरणतया सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। ये इस प्रकार आप देख रहे हैं किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। फिर है पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। इनको कहते हैं जटिल शब्दावली का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग। कितना एक ही वाक्य, लंबा वाक्य और उसमें हर प्रकार की विविधता, ये वाक्य की जटिलता है। अलंकारों का प्रयोग है इसमें 3 नंबर पर। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं।
अर्थात अलंकारिक भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। अलंकारों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, अगले उसमें करेंगे। हमारे बहुत सारे मित्रों का आया भी है आवाहन कि आप जो है अलंकार भी बताइए गुरुजी करके, तो अलंकार भी बताए जाएंगे। लेकिन आप परीक्षा की दृष्टि अपने पाठ्य का पढ़ते हैं। पहले आपके उदाहरण हैं, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। ये उपमा अलंकार हुआ। थोड़ी सरलता से आप अलंकारों को समझ जाएंगे। उपमा दी गई है, वन पक्षी की उपमा दी गई है सालिम अली को, तो उपमा अलंकार। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। ये उनको एक टापू की उपमा दी गई है, ये भी उपमा अलंकार में है। रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है, रूपक अलंकार, क्योंकि रोमांच के सोते का रूप दिया गया है उनके व्यवहार को। इस प्रकार से रूपक अलंकार था जब वहाँ किसी के रूप के साथ उसको जोड़ा जाए, यानी कि किसी अन्य की प्रवृत्ति के साथ एक दूसरे प्रवृत्ति को या स्वयं की प्रवृत्ति को जोड़ा जाता है, वो रूपक अलंकार होता है। अब है आगे भावानुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, कभी वो छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अभी आपने बड़े वाक्य पढ़े थे, अब छोटे छोटे वाक्य हैं जैसे। तो भाव के अनुरूप जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है, यही एक अच्छे कलमकार की, एक अच्छे साहित्यकार की विशेषता होती है। आज सालिम अली नहीं है, बस इतने ही वाक्य, बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। चौधरी साहब भी नहीं हैं, कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं और जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं, कभी जटिल वाक्य बना देते हैं। अर्थात छोटे वाक्य में भी बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने कि आज सालिम अली भी नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। अर्थात हमको सोचना पड़ेगा, यानी कि पाठक सोचने में रह जाता है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कभी उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं और जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं। जैसे, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। ये विस्तृत वाक्य बना दिया, और ऐसा वाक्य जिसको कम शब्दों में भी बताया जा सकता था, लेकिन इसका अर्थ विस्तीर्ण होगा, बहुत बड़ा होगा। ऐसी कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। ये प्रश्नवाचक चिन्हों के साथ साथ वाक्य में एक ऐसा संदेश भेजा है कि कोई न कोई जरूर करेगा या हमें करना पड़ेगा। तो वाक्य शैली बड़ी सकारात्मक और शानदार है। अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 को। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। चित्र खींचा है अर्थात चित्र बनाया है, अर्थात उन्होंने जो शब्द बात कही है। इसका उत्तर देखते हैं। लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीचे नीले कंठ वाली, यानी कि नील पंखों वाली, नीले कंठ वाली एक गौरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उससे उसके बारे में उनको जानकारी, जिज्ञासा हो गई और उस जिज्ञासा ने उनको एक पक्षी प्रेमी बना दिया। इस प्रकार से हम उनके व्यक्तित्व को बता सकते हैं। और भी जैसे वे दूर दराज घूम घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा की झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से भी मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे, अर्थात प्रकृति को वो समझने लग गए थे, प्रकृति की हर बातें उनके अंदर समाने लग गई थी, प्रकृति के लिए इतने जिज्ञासु हो गए थे। इस प्रकार से हम इनका एक व्यक्तित्व उनके बारे में लिख सकते हैं। इसी को रेखा चित्र कहा गया है यहाँ पर, या चित्र खींचना कहा गया है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता, प्रश्न संख्या 7। इस पर आपने टिप्पणी करनी है। चलिए उत्तर। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में आतुर है। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हमारे अंदर
आते हैं तो पाठ के जो शीर्षक है सांवले सपनों की याद, यह अपने आप में किस प्रकार से है, क्यों है, इसकी सार्थकता को हमने सिद्ध करना है, इस पर अपनी बात लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं पाठ के शीर्षक के अनुसार। सांवले सपने अर्थात मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं सांवले सपने। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित हैं। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे, उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थकता तो है को लिए हुए तो है, सार्थकता है इसके अंदर, सार्थक तो है, किंतु गहरा रहस्यात्मक भी है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। जिस प्रकार चंदन को घिसते हैं तो उसकी सुगंध फैलते रहती है, बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है, उसी प्रकार इस पाठ में या सालिम अली के व्यक्तित्व को पढ़ते रहेंगे, समझेंगे तो हमें आनंदित करेगा। ये जाविर हुसैन की डायरी विधा का एक सुंदर उत्कृष्ट उदाहरण आपके सामने है प्यारे बच्चों। ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हैं कि जाविर हुसैन ने बहुत बढ़िया तरीके से सालिम अली को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं आपकी सुविधा के लिए कुछ प्रश्न हमने जो अंतर्जाल में हमें मिल पड़े, उनमें से मुख्य प्रश्न हमने आपके लिए छांट कर रखे हुए हैं। अत्यंत लघु उत्तरी तो नहीं है, लेकिन विस्तृत और लघु उत्तरी के बीच के प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। सांवले सपनों का हुजूम कहाँ जा रहा है, उसे रोकना संभव क्यों नहीं है? ये प्रश्न है आपके लिए। उत्तर है सांवले सपनों का हुजूम मौत की खामोश वादी की ओर जा रहा है। इसे रोकना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इस वादी में जाने वाले वो होते हैं जो मौत की गोद में चिर विश्राम कर रहे होते हैं। ये अपना जीवन जी चुके होते हैं। इस प्रकार से कि सांवले सपनों का हुजूम अर्थात जो आज तक सांवले सपने देखा करता था पक्षियों का, ये कहाँ जा रहा है, इसे क्यों नहीं रोका जा सकता? क्योंकि अब वो वापस आने वाला नहीं है, अर्थात पक्षियों के सपने देखने वाला सालिम अली अब नहीं रहे। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, मौत की खामोश वादी किसे कहा गया है? इसे घाटी की ओर, इस घाटी की ओर या इस घाटी की ओर किसे ले जाया जा रहा है? उत्तर है मौत की खामोश वादी कब्रिस्तान को कहा गया है, क्योंकि सालिम अली उधर की तरफ जा रहे हैं। इस घाटी की ओर प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली को ले जाया जा रहा है, जो लगभग 100 वर्ष की उम्र में कैंसर नामक बीमारी का शिकार हो गए और मृत्यु की गोद में सो गए हैं। ये हुआ मौत की खामोश वादी अर्थात कब्रिस्तान को कहा गया है बहुत बढ़िया शब्दों से। अब है वर्ल्ड वाउचर किसे कहा गया है? ये आपके लिए प्रश्न है कि वर्ल्ड वाउचर या वर्ल्ड वॉचर किसे कहा गया है और क्यों? वर्ल्ड वॉचर प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली को कहा गया है। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि सालिम अली जीवन भर पक्षियों की खोज करते रहे और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। वे अपने सुख दुख की चिंता किए बिना आँखों पर दूरबीन लगाए पक्षियों से जुड़ी जानकारी एकत्र करते रहे। अब समझ गए होंगे, वर्ल्ड वॉचर माने जो पक्षियों की खोजबीन करता है, उनके बारे में सोचता है, उनके अच्छे भले के बारे में सोचता है और उस पर ही मग्न रहता है, उसको वर्ल्ड वॉचर कहते हैं। वर्ल्ड मीन्स पक्षी, वॉचर मीन्स खोजी अर्थात पक्षियों की खोज करने वाला या पक्षी प्रेमी भी कह सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 4। सालिम अली पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सालिम अली पक्षी प्रेमी तो हैं ही, प्रकृति प्रेमी भी थे, ये आपने इस पाठ के आधार पर बताना है। उत्तर है सालिम अली पक्षियों से जितना लगाव रखते थे या उनके लगाव रखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे, उतना ही वे प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी चिंतित रहते थे। वे केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह से मिले और वैली को बचाने का अनुरोध किया। और जिस प्रकार का चित्र खींचा आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी की भी आंखें नम हो गई।
इससे पहले जो इसी प्रकार का प्रश्न था उसी के जैसा यह प्रश्न भी है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में है, तहमीना कौन थी? उन्होंने सालिम अली की किस तरह मदद की? आप जानते हैं, मैं इससे पहले बता भी चुका हूँ। तहमीना सालिम अली की सहपाठिनी थी, अर्थात उनके साथ पढ़ने वाली थी, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी, अर्थात उनकी पत्नी बन गई। उन्होंने सालिम अली के पक्षी प्रेम के मार्ग में कोई बाधा खड़ी नहीं की, अर्थात उनके पक्षी प्रेम को उन्होंने जीवित रखा या उनको सहयोग किया। उन्होंने सालिम अली का साथ दिया और प्रकृति से जुड़ने में उनकी मदद की। तो तहमीना का व्यक्तित्व भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। अब रचना और अभिव्यक्ति, ये जो पाठ का आपका एक दूसरा खंड है कि रचना और अभिव्यक्ति, अर्थात पाठ को पढ़ करके समझ करके आप क्या रच सकते हैं नया, आप क्या बता सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति आपने प्रस्तुत करनी है, चाहे चित्र बनाकर, चाहे लिख कर, चाहे बताकर, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता कराकर, निबंध प्रतियोगिता कराकर, ये आपकी रचना अभिव्यक्ति कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? यहाँ पर आपने पर्यावरण की चिंता का बताना है कि हम किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी पहले प्रश्न के ही साथ मिलता जुलता है। जैसे सांवले सपनों की याद, सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने केरल की साइलेंट वैली यानी कि वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उससे बचाने का अनुरोध किया। इसी तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं। आपने देखा होगा एक फिल्म भी है अक्षय कुमार की, जिसमें पक्षियों को बचाने के लिए टावरों का विरोध करता है। तो इसी प्रकार से हम, और ये तो विरोध फिल्म है, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? सुरक्षा, सफाई, स्वच्छता, उनके घोंसले बनाना, उनको पानी पिलाना, उनके लिए दाने रखना। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कुछ उदाहरण हैं जैसे अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे कहें, वैसे हम अपने लिए कहें तो लोगों को पेड़ पौधों का महत्व बताएंगे। हम जल स्रोतों को न दूषित करेंगे न लोगों को दूषित करने देंगे। फैक्ट्रियों से निकले अपशिष्ट पदार्थों एवं विषैले जल को जल स्रोतों में नहीं मिलने देंगे। इस प्रकार से हम अपने पर कहें, इसको करें नहीं कहेंगे। जिस उत्तर तो अलग से दिया होता है वो अलग चीज़ है। इसी प्रकार प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करेंगे, इधर उधर कूड़ा करकट न फेंकेंगे तथा ऐसा करने से दूसरों को भी मना करेंगे। विभिन्न रूप में बार बार प्रयोग किया जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। सूखी पत्तियों और कूड़े को जलाने से बचेंगे तथा दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करेंगे। और भी इस प्रकार के बहुत सारे बन सकते हैं कि हम इससे क्या जागरूकता लाएंगे, क्या हम कर सकते हैं पक्षियों को बचाने के लिए इस पाठ के आधार पर। तो अब हम कक्षा शिक्षण का थोड़ा सा और आनंद लेंगे, इसके पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूते हैं और देखते हैं कि इसमें कुछ नयापन और क्या मिलता है। आज मैं पाठ्येतर सक्रियता के अंतर्गत आने वाली एक बहुत बढ़िया बात आपको बताने वाला हूँ। पाठ्येतर सक्रियता में आपके पास बहुत, मैं जब कक्षा में होता हूँ मुझे आज कक्षा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि जो पाठ्येतर सक्रियता में पीछे कविताएं या अन्य चीजें दी होती हैं, कभी कभी मैं उनको जब प्रिय छात्र कहते हैं तो उनको बताता हूँ ताकि बालक उस भाव में पहुंच जाए, विद्यार्थी उस भाव में पहुंच जाए। तो जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो मेरी बिटिया ने भी कहा इसको जरा सा आप सुना दीजिए किस प्रकार से। तो पाठ्येतर सक्रियता में आपके पास है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है आपके पाठ्येतर सक्रियता में, यहाँ पर ये एक गाना है, लोकगीत है। तो आपको भी इसी प्रकार लोकगीतों का संकलन करना है कि हमारे उत्तराखंड में या आप जिस क्षेत्र वाले जो मेरे को देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में भी पशु पक्षियों से संबंधित, प्रकृति से संबंधित गाने गाए जाते होंगे, लोकगीत गाए जाते होंगे। तो आप उन गीतों का आपने या उन कविताओं का आपने संकलन करना है। तो मैं इसमें भाषाओं के जो लोकगीत हैं इसमें एक गाना है, एक कविता लोकगीत टाइप का। इस लोकगीत को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, थोड़ा प्रयास करता हूँ
यद्यपि हमारे यहाँ का लोकगीत नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ सारे बच्चों की खुशी के लिए, क्योंकि मैं कक्षा में हमेशा बच्चों की खुशी के लिए क्या करता हूँ। तो मुझे याद आ गया ऐसा बोलने पर बिटिया द्वारा, तो मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे अरे श्यामा चिरैया, अरे अरे श्यामा चिरैया, झरोखवे मति बोलहु। अरे अरे श्यामा चिरैया, झरखवो वे मति बोलहु। मोरी चिरई, मोरी चिरई, सिर की भीतर बन जरवा। जगाई लई आवो, जगाई लई आवो, मनाई लई आवो। मोरी चिरई, मोरी चिरई, सिर की भीतर बनी जरवा। कवने बरन उनकी सिर की, कवने बरन उनकी सिर की, कवने रंग बरदी। कवने बरन उनकी सिर की, कवने रंग बरदी। बहिनी, बहिनी कवने बरन बनी जरवा। जगाई ले आई, मनाई ले आई, जगाई ले आई, मनाई ले आई। जरद बरन उनकी सिर की, आहा, जरद बरन उनकी सिर की, उजले रंग बरदी। जरद बरन उनकी सिर की, उजले रंग बरदी। संवर बरन बनी जरवा। जगाई ले, संवर बरन बनी जरवा। जगाई ले, आवो मनाई ले, आवो मनाई ले, आवो मनाई ले। इस प्रकार से लोकगीत आपके लिए मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए गाने का प्रयास किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा, सीखिएगा, समझिएगा, और आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ पुनः आपको अब हम अगले वीडियो मिलेंगे, और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्यारे बच्चों, यद्यपि लॉकडाउन खुल गया है, भीड़ बढ़ गया है, त्योहारों का भी समय है, लेकिन हमको अभी भी ढिलाई नहीं करनी है। जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। इसलिए प्यारे बच्चों, मास्क का प्रयोग करना, निश्चित दूरी की, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग नाम दिया गया है, सामाजिक दूरी, निश्चित दूरी, और हाथों को साफ रखना, अपने आप को सुरक्षित रखना, और अच्छा भोजन करना, ये भी ध्यान रखें। इसके प्रति मैं देखता हूँ वो कोई भी विज्ञापन नहीं कर रहा है। भोजन भी अच्छा होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, जिससे इम्यूनिटी बढ़े हमारी, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, यानी कि एक संतुलित भोजन आप करिए और अपने स्वास्थ्य को बनाइए। तुलसी, नीम, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इनसे थोड़ा सा चाय जैसी बना करके भी आप पी सकते हैं। और योगा करिए, ध्यान करिए, अच्छी पुस्तकों का ध्यान करिए, अच्छी पुस्तक पढ़िए, और टेलीविजन, मोबाइल से जरा सा दूरी बनाने का प्रयास कीजिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अभिभावक की यही शिकायत आती है कि मेरा बच्चा दिन भर ऑनलाइन के नाम से मोबाइल देख रहा है। प्यारे बच्चों, ये बात भी अच्छी नहीं है। आप मेरा भी कोर्स देखते हैं, 15, 20, 25 मिनट से ज्यादा का नहीं होता है। प्रयास करता हूँ कि कम से कम में समेटा जाए, तो आप भी कम से कम प्रयास करें, नोट करते रहें, लिखते रहें। तो मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे शिक्षा की और अच्छे गुणों की कामना करता हूँ। परमेश्वर आप सबको दीर्घायु रखे। नमस्कार। आपने धैर्यपूर्वक मेरे सभी वीडियो को देखा, इसको भी देखा, समझा और प्रचारित प्रसारित भी किया। इस सब के लिए आपको धन्यवाद।